नमस्कार प्यारे बच्चों, द्रोणा इंस्टीट्यूट में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जब भी ये स्वागत होता है तो आपको एक अच्छा सा कंटेंट, प्यारा सा टॉपिक मिलता है। और बच्चों, आज का टॉपिक भारतीय संविधान से है। जो अगला टॉपिक है, पिछला हम पढ़ा चुके हैं ना आपको कि कैबिनेट मिशन तक की कहानी कैसे हुई थी। आज हम कैबिनेट मिशन से बच्चों आगे की कहानी को जानेंगे कि किस प्रकार से कैबिनेट मिशन ने अपना कार्य किया, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार से सदस्यों का चयन किया गया, कैसे हमारा संविधान बनना आरंभ हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, यूपीएससी की तैयारी में बहुत सहायक रहेगा आप लोगों के लिए। इस टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ज़्यादा चूरन चटनी का बात होता नहीं है, सीधी सी बात, भारतीय संविधान है ना। समय का अभाव है, ना हम फालतू बात करेंगे ना आप सुनेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने पुरानी बात कर ली थी और आज हमको जानना था कैबिनेट मिशन के बारे में। तो देखो बच्चा, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जाननी क्या है कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ठीक है, अब ये बात सब लोग जानते हैं कि ये इस समय भारत आया था। लेकिन आया क्यों था? क्योंकि भारतीय लोगों को एक संविधान सभा देनी थी। दरअसल जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि पिछला वीडियो आप देख लीजिए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बैकअप से लेते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें ऐसी संविधान सभा चाहिए जिस संविधान सभा को भारतीय वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। अब ऐसी संविधान सभा की मांग को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के जरिए अंग्रेजी सरकार पूरा करने का प्रयास करती है। बच्चों, इसके पीछे का रहस्य भी हम उद्घाटन किए थे, क्योंकि जो है वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध की जो है हालत बन गई थी। ऐसे में इनको भारतीय सेना का सहयोग बच्चों चाहिए था। लेकिन 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजी सरकार ने कह दिया कि हम संविधान सभा को देंगे, लेकिन उस संविधान सभा में भारतीय लोगों को प्रमुखता से शामिल करेंगे। बच्चों, मतलब साफ था कि इसमें बहुत सारे अंग्रेज भी रहने वाले थे। लिहाजा हमारे देश के राजनीतिक दल कांग्रेस ने उसको नकार दिया। फिर विश्व युद्ध आरंभ हो गया और मित्र राष्ट्रों के बढ़ते हुए दबाव के चलते अंग्रेजी सरकार ने पुनः एक बार क्रिप्स महोदय को भारत में भेजा और शर्त यह थी कि वो भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने में सफल रहें। उनके द्वारा दिया गया प्रस्ताव बच्चों कुछ ऐसा था कि आपको संविधान सभा मिलेगी, परंतु युद्ध के बाद। हमारे गांधी जी ने उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो दिवालिया होने वाला है। बाकी की राजनीतिक दलों ने भी बच्चों इसको नकार दिया था। इसके बाद जब ये विश्व युद्ध समाप्त हो गया और वहां सरकार बदल गई, उस सरकार में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। बच्चों, आप समझ गए किसकी सरकार आ गई? लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी थी। तब लेबर पार्टी, वैसे हमारे लिए सारे अंग्रेज एक जैसे ही थे, लेकिन लेबर पार्टी कितना कम बुरी थी, तो उन्होंने भारतीयों के लिए एक दल का गठन किया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के गठन का बच्चों जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाना। लेकिन जो गौड़ उद्देश्य है वह बच्चों है भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना, है ना। क्योंकि उन्हें सोच लिया था उन्होंने कि भारत को आज़ाद करना है, तो उससे पहले एक संविधान सभा बनाना जरूरी था। आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो कैबिनेट मिशन बच्चों 1946 में भारत आया। इस कैबिनेट मिशन का मेरे प्यारे बच्चों उद्देश्य क्या था, ये क्यों भारत में आया? बच्चों देखो, आज का टॉपिक थोड़ा स्लो चलेगा, धीमे धीमे आगे बढ़ेगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है, प्रश्नों का भंडार है, तो यहाँ से धीमे धीमे समझिए। तो ये जो उद्देश्य था इसका, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं कि इसका सबसे पहले जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना। तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा ये गलत लिख गया, इसको ऐसे लिखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य आप सभी लोगों को मैंने अभी बताया, भारत के लिए एक संविधान सभा बनाना, भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन, है ना। क्यों? ताकि भारतीय लोग अपनी सुविधा के अनुसार संविधान का निर्माण कर सकें। एक संविधान सभा का गठन,
अब इस संविधान सभा का गठन तो हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे इनका एक गौड़ उद्देश्य क्या था उसे भी हम लोग जान लेते हैं। गौड़ उद्देश्य ये था बच्चों कि ये भारत को आज़ाद करने का सोच चुके थे, यानी भारत की स्वतंत्रता। ठीक है, अब इसमें हम लोग जान लेते हैं बच्चों कि 1946 में आने वाले इस कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे। तो इसमें बच्चों 3 लोग शामिल थे कैबिनेट मिशन में। इनमें पहले व्यक्ति का नाम था बच्चों पैथिक लॉरेंस। अब ये पैथिक लॉरेंस कौन थे, ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न बनता है बच्चों। इतना महत्वपूर्ण जो है मिशन भारत आया है तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होंगे। ये बच्चों उस समय भारत राज्य सचिव हुआ करते थे। तो भारत राज्य सचिव थे पैथिक लॉरेंस। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इनको बनाया गया था इसका अध्यक्ष, है ना। तो प्रमुख कह लो या अध्यक्ष कह लो, वो कौन थे मेरे बच्चों, पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है ना। और दूसरे व्यक्ति का नाम देखिए, ये थे मेरे बच्चों स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन हैं, तो इसके लिए समझिए ये आपके व्यापार क्षेत्र के प्रमुख थे, है ना। ब्रिटेन में व्यापार क्षेत्र के प्रमुख थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीसरे व्यक्ति का नाम था बच्चों एवी अलेक्जेंडर। अब एवी अलेक्जेंडर जो ये महान हस्ती है, ये उस समय नौसेना के बड़े अधिकारी हुआ करते थे। तो ये नौसेना के अधिकारी थे बच्चों। ऐसे 3 व्यक्तियों के साथ ये प्रस्ताव भारत आया संविधान सभा का, जिसे हमने नाम दिया कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन जब बच्चों भारत आया तो इसका उद्देश्य आपके सामने क्लियर हो चुका है कि क्या है, भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन। तो इन लोगों ने कुछ भारतीय नेताओं के सामने प्रस्ताव रखे, यानी भारतीय नेताओं के सामने बच्चों प्रस्ताव जो रखे, इसमें प्रमुख प्रस्ताव क्या था, देखो मैं स्क्रीन में दिखूं ना दिखूं, है ना, टॉपिक दिखना चाहिए। पहला प्रस्ताव था कि जो भारत की संविधान सभा होगी, इस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, है ना बच्चों। कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे, है ना। जिनमें लगभग, इनमें क्या रेशियो है, लगभग भारत की प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, है ना, प्रत्येक भारत की 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। यानी भारत में अगर मोटा अंदाज़ा लगाया जाए तो क्या अंदाज़ा लगाया गया था बच्चों, 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य पहुंचना चाहिए। करीब करीब ऐसे मान लीजिए कि उस समय 39 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या थी, और उस हिसाब से 389 सदस्य ये सदन में जो है पहुँचे थे, है ना। मतलब निर्धारित किए गए थे कि 389 सदस्य संविधान सभा में आएंगे, है ना। अब इन संविधान सभा में आने वाले सदस्यों का चुनाव कैसे होगा बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट गया, उसके बाद मैं इसे साफ करके आगे की चीज़ आपको बताता हूँ। इनको जो है अब हम हटा देते हैं और आपको बताते हैं कि संविधान सभा में इस प्रस्ताव के बाद और अन्य प्रस्ताव क्या थे। तो बच्चों आपने जाना कि पहला प्रस्ताव क्या था कि 389 सदस्य संविधान सभा में चुने जाएंगे, है ना। अब इसके बाद देखिए कुल सदस्य कितने हो गए, 389 सदस्य। यहाँ से बच्चों बड़ा ध्यान से समझना बात को, 389 सदस्य कुल थे किसके लिए, संविधान सभा के लिए। कुल सदस्यों का चुनाव इतने का होना था संविधान सभा हेतु। अब इतने सदस्यों में से चुनाव का कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया कि इसमें से 296 सदस्य, 296 जो सदस्य हैं बच्चों, ये आएंगे ब्रिटिश भारत से, है ना। कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश भारत से। और जो बचे हुए
सदस्य हैं आपके, कितने लगभग सदस्य बच रहे हैं? 93 बच रहे हैं। तो जो 93 सदस्य होंगे ये बच्चों देसी रियासतों से आएंगे। अब बच्चों देखो, अगर आप ये फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं कि क्या देसी रियासतें हैं और क्या हमारे जो है ब्रिटिश भारत है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कितना जानते हैं मैटर नहीं करता है, आपके अंदर सीखने का बच्चा जुनून कितना है ये बहुत मैटर करता है ना। तो देखो, हमारा जो भारत था तात्कालिक समय का, इस भारत के अंतर्गत कंपनी शासन काम करता था। और आपको पता है बच्चों कि कंपनी शासन 1857 के विद्रोह के बाद जो है समाप्त हो गया था, और उसकी समाप्ति का बाद जो है भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन चला था। उसी समय जो ब्रिटेन की रानी थी, है ना, मानी कंपनी को उन्होंने समाप्त कर दिया, सब इल्ज़ाम कंपनी के ऊपर डाल दिया कि कंपनी बहुत नालायक है, यही सब काम की है, हम तो जो है भारत की जनता को बिल्कुल अपनी जनता के जैसा मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, है ना। तब बस बच्चों ये मान लेना कि ये भी क्षेत्र जुड़ा हुआ था, है ना। और यहाँ पर देखो एक अभी कुत्ते जैसी शक्ल बनेगी, ये भी क्षेत्र जुड़ा हुआ था, है ना। तो इनको क्या हम गाली भी दें, है ना, अपना ही क्षेत्र है। ये देखो, तो ये जो है उस समय क्षेत्र अपने थे। अब यहाँ पर क्या था कि इसमें 1857 तक बच्चों, 1857 तक पूरा भारत तो अंग्रेज़ों ने कब्जा नहीं कर लिया था। जितना भारत कब्जा किया था उतने ही भारत पर रानी ने कहा कि अब हम भारत में एक नया गांव भी नहीं कब्जा करेंगे। बात दिमाग में डालो कि 1857 में जब कंपनी शासन समाप्त हुआ, तब रानी ने 1 नवंबर 1858 की घोषणा में ये कहा कि हम भारत में किसी नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे, क्योंकि कब्जा किया था कंपनी ने। तो जितनी जनता उस कब्जे में हमारी है, हम उस जनता का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। और इसके तहत भारत में 2 तरह की चीज़ें बन गईं। एक तो बच्चा बन गया ब्रिटिश भारत, जहाँ पर किसका कब्जा था? जहाँ रानी की हुकूमत चलती थी। और दूसरा ऐसे क्षेत्र बच्चों जो 1857 के पहले या उसके 1857 के बाद तक अंग्रेज़ों के अधीन नहीं हुए थे, वो सब जो है क्या कहलाए? देसी रियासतें, यानी जहाँ पर अंग्रेजी कानून नहीं चलता था, ये देसी रियासतें थीं। तो देसी रियासतें और ब्रिटिश भारत 2, इनकी संख्या 11 थी, है ना। इधर देखो, हम एक एक चीज़ बताएंगे। ये टॉपिक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो 296 जो सदस्य ये ब्रिटिश भारत से, है ना, ऐसे ही ब्रिटिश भारत से चुने जाएंगे। और ब्रिटिश भारत में भी बच्चा इनका 2 बार बंटवारा था। देखो, ये इनमें से 296 सीटों में से 292 सीट ये थी ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश भारत भी बच्चा 2 भागों में बटा था। 292 सीटें जो हैं ये आपके बच्चा ब्रिटिश प्रांतों से थी। ब्रिटिश प्रांतों का मतलब है कि गवर्नर वाले प्रांत। कौन से? गवर्नर वाले प्रांत। और इनकी जो मेरे प्यारे बच्चों संख्या थी वो 11 थी। यानी कि उस समय के ब्रिटिश भारत में 11 गवर्नर कार्य करते थे। कैसे 11 प्रांत थे? जहां गवर्नर था। लेकिन इनके अलावा कुछ और भी ऐसे प्रांत थे छोटे छोटे, जिनको कहा जाता था मुख्य आयुक्तों के प्रांत या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो 4 सीटें बच्चा ऐसे लोगों को भी, ऐसे जो है प्रांत को दी गई थी, जिनको क्या कहते हैं? मुख्य आयुक्तों के प्रांत, है ना। अब आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा कि मुख्य आयुक्तों के प्रांत क्या होता है। अब ये भी आपका संशय दूर करेंगे। तो मुख्य आयुक्तों के प्रांत या बच्चों क्या? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो यहाँ से भी 4 सीटों का चुनाव होना था। 4 सीटों पर जो लोग जाएंगे वो यहाँ से जाएंगे। ये जैसे गवर्नर का प्रांत होता था, वैसे ये जगह डायरेक्ट वायसराय द्वारा शासित होती थी। कैसे? वायसराय द्वारा शासित होती थी। यहाँ बच्चों गवर्नर नहीं था, यहाँ वायसराय के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि, यानी कि मुख्य
आयुक्त कार्यकर्ता था, है ना। ऐसे मान लीजिए जैसे आपका वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश। इसका अपना हिस्ट्री है पूरा, अलग से एक वीडियो अभी इस पर भी बना के डालेंगे कि कैसे जो है 1930 के बाद इनका अस्तित्व में आना चालू हुआ था। सॉरी 1920 के बाद मुख्य आयुक्तों के प्रांतों का अस्तित्व में आना चालू कैसे होता है। ये दरअसल हिस्ट्री का बच्चों टॉपिक है, यहाँ का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा बता दिया कि ये डायरेक्ट शासित होते थे, है ना। और ये क्या है, ये गवर्नर वाले प्रांत। तो इस तरीके से बंटवारा था। और 93 सदस्य कहाँ से थे बच्चा, देसी रियासतों से। अब ये सब चुने जाने थे और इनको होना था मनोनयन। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कैसे होगा कि जो रजवाड़े हैं देसी रियासतों के, ये सदस्य कैसे चुने जाएंगे कि रियासतों के प्रमुख द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जिसे वो चाहे उसे भेज दे। लेकिन बच्चों एक बात सुनो, सभी रियासतें तो ऐसी नहीं हो सकती थी कि जहाँ पे 10 लाख की जनसंख्या हो। तो सीधी सी बात है कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख है वो एक आदमी भेज दे। अगर 5 लाख के एटे में आ रही है तो 5-5 वाले 2 इकट्ठे कर दिए गए, दोनों मिलके एक आदमी भेज दो। लेकिन 10 लाख पे एक सदस्य का रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए। तो समझ में आ गया बच्चों, देसी रियासतों में ऐसे इनका जो है, इनको इस तरीके से भेजा जाना था और यहाँ होना था क्या, इनका चुनाव। तो अब हम जानेंगे कि ब्रिटिश भारत में चुनाव कैसे हुआ। इधर ये भारत का नक्शा आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम हटा देते हैं बच्चों। एक एक लाइन मेरी समझते हुए चलना, नहीं तो जो है गड़बड़ा जाओगे। तो देखिए ब्रिटिश भारत का चुनाव कैसे हुआ। चुनाव कितनी सीटों पर चल रहा है, 296 सीटों पर। अब यहाँ पर देखिए कि चुनाव की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है कि ये चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा ये चुनाव किया गया था। समझना एक कहानी है, ये चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनाव किया गया। ये 300 जो यहाँ लिखे हुए, कितना जनसंख्या लिख दिया मैंने, 296 है ना। ये देखिए कि ये जो प्रांत थे, अब ये बात तो थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाए, लेकिन हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि वयस्क मताधिकार में ऐसा मतलब नहीं था कि जो वयस्क हो गया वो वोट डालेगा। कुछ रसूख वाले लोगों को ही वोट डालने का, शिक्षित लोगों को ही वोट डालने का अधिकार होता था। तो ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि जो प्रांतीय सभाएँ हैं उनके जो सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा जो है ये जो है चुनावी सभा के लोग जो हैं, संविधान सभा के लोग चुन लिए जाएंगे। अच्छा, कैसे प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनाव किया जाएगा, ये एक बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन कैसे, देखो 296 सीटों का बंटवारा देखिए 3 लोगों में था। मुस्लिम, है ना, मुस्लिम, दूसरा सिख, मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा हिंदू, है ना। हिंदू भी नहीं, इसको कहा गया था बच्चों सामान्य। अब इस सामान्य में कौन लोग आते थे, मुस्लिम और सिख को हटा दो। अब भारत में जो भी बचा वो किस में आता था, सामान्य में। यानी कि हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी जो भी हैं सब किस में है, सामान्य में है। तो इन तीनों में बात को बिल्कुल दिमाग में उतारना, 296 सीटों का जो बंटवारा है वो मुस्लिम, सिख और सामान्य में इनकी जनसंख्या के अनुपात में कर दिया गया। इनकी जनसंख्या के अनुपात में कर दिया गया, ठीक है, इनकी जनसंख्या के अनुपात में कर दिया। अगर कोई प्रश्न आपका बनता है, क्योंकि टॉपिक में ऐसा समझना, संविधान में जब तक जिरह नहीं करोगे तब तक संविधान समझ नहीं आएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि संविधान ये ऐसा नहीं कि बच्चों ये किसी परीक्षा में आना है इस वजह से आप पढ़ रहे हो। संविधान को समझो, ये आपके लिए जो है ज़रूरी भी है और आपका अधिकार भी है।
और इसके साथ में ही आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि इसको पढ़ना कैसे है। इसको बिना जिरह के नहीं पढ़ सकते, क्वेश्चन करो आंसर, क्वेश्चन आंसर, तो मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। तो ये देखिए कैसे कि इन तीनों की जनसंख्या के अनुपात में इन 296 सीटों को मेरे बच्चों बांट दिया गया। अब चुनाव किसके द्वारा होना है? प्रांतीय सभाओं के द्वारा। मैंने अभी बताया ना लोगों से क्यों नहीं हुआ और प्रांतीय सभाओं से क्यों हुआ। अब प्रांतीय सभाओं के द्वारा चुने जाने वाले लोगों में आगे का पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे का पॉइंट बताते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है हम रफ कर देते हैं। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। चलो अब इसके आगे देखिए, हम लोग जानते हैं कि कौन से ये 4 ब्रिटिश प्रांत हैं और कैसे जो है क्या चल रहा है ना। थोड़ा सा जो है आराम आराम से समझते हैं। अब देखो, ये पहली बात तो ये जान लो कि ये 4 ब्रिटिश प्रांत कौन हैं, है ना। ये जिनमें जो है 4 सीटें मिली हैं ना, ये 4 जो है सॉरी ब्रिटिश प्रांत में गलत बोल गया, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से हैं, है ना। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से हैं? तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं बच्चों। इनमें पहला है आपका दिल्ली, है ना, दूसरा है अजमेर, तीसरा है कुर्ग और चौथा है ब्रिटिश बलूचिस्तान, है ना, ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो इस प्रकार से ये बच्चों 4 जो है क्षेत्र थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जिनसे जो है चुनाव हुआ था। अब दूसरी तरफ देखें तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया ना कि टोटल 296 सदस्यों के लिए चुनाव होना था। यहाँ पर देसी रियासतों के लिए कितना होना था? 93 का, है ना। देसी रियासतों के लिए कितना होना? 93 सदस्यों का। इन 296 सदस्यों के चुनाव में आप लोग जान चुके हैं कि किसके द्वारा चुनाव किया जा रहा है? प्रांतीय सभाओं के द्वारा चुनाव किया जा रहा है। यानी इनका चुनाव प्रांतीय विधायिका, जो प्रांतीय विधायिका थी, प्रांतीय विधायिका के सदस्य कर रहे थे, है ना। प्रांतीय विधायिका के सदस्य कर रहे थे। और बच्चों कौन से सदस्य कर रहे थे? जिनका खुद का चयन, जिनका चयन सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। यानी जो प्रांतीय सभाओं के ये लोग थे, इनका खुद का चयन किस आधार पर हुआ था? प्रांतीय जो है लोग थे, इनका सीमित मताधिकार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था, है ना। ये संविधान में बच्चों थोड़ा सा तो अंदर जाके पढ़ना बनता है, नहीं तो देखिए एसआई का तैयारी करने वालों का कमी नहीं है, बहुत लोग तैयारी कर रहा है, लेकिन उस तैयारी में आपको आगे कैसे निकलना है, तो कुछ जो है चीज़ें आपको ठीक तरीके से, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इनका चुनाव कौन? प्रांतीय सभाओं के सदस्य कर रहा है, वो सदस्य जिनका अपना चुनाव कैसे हुआ है? सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार मैंने बताया ना कि नेहरू जी ने कहा था कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो बच्चों क्या वर्तमान में वयस्क मताधिकार लागू है? वर्तमान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू है। यानी हर एक वो व्यक्ति जो 18 से ऊपर है और संसद की नज़रों में दोषी नहीं है, यानी संसद ने जो नियम बनाए हैं उनके अंतर्गत वो दोषी नहीं आता है, तो वो वोट करेगा, उसको कोई जो है ऊपर से ब्रह्मा उतर के भी रोक नहीं सकते। बात समझ में आई? लेकिन इस समय ऐसा नहीं था, सीमित मताधिकार था, इसलिए पॉइंट लिखा है वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहीं नहीं लिखा गया, है ना, क्योंकि अधिकार कैसा था? सीमित। कुछ रसूख वाले लोग ही बच्चों वोट डालते थे, तो उन रसूख वाले लोगों ने वो सदस्य चुने और उन सदस्यों ने ये लोग चुने। यानी कि आप वो हमारे जैसे बहुत सारे लोग वोट करते ही नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने संविधान सभा नहीं बनाई, वही रसूख वाले लोगों ने बनाई थी, है ना। तो देसी रियासतों में कितने? 93। अच्छा, इनमें जो चुनाव हुआ 296 में, इनका जरा बंटवारा देख लो कैसे हुआ। थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। 296 में से बच्चों 208 सीटें, जो चुनाव हुआ ना इधर, 208 सीट कांग्रेस को मिली, है ना, और 73 सीट आपका जो है मुस्लिम लीग को मिली, ठीक है, और 15
इसमें अन्य थे, अन्य मानी जैसे कृषक दल था, है ना, और कई एक लोग थे, कुछ निर्दलीय, तो ऐसे जो है 15 अन्य को मिले। तो इस प्रकार से इन सीटों का बंटवारा हुआ। अब देखो ये सीटों का बंटवारा ऐसे हुआ, ये चीज़ हर किताब में लिखी है, सबको पता है, लेकिन एक बात मेरे बच्चों याद रखना, जो कॉमनली आपको आता है, समझ, जो आपको आता है वो सबको आता है, लेकिन वो परीक्षा में नहीं आता है। परीक्षा में जो आता है वो किसी किसी को आता है, तो इसीलिए वही पढ़ो जो किसी किसी को आता है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें 208, 73, 15 लगभग सब जगह लिखी है, लेकिन आपको क्या जानना है कि अभी जो आगे चीज़ें और गहराई में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उन पे फोकस कीजिए। तो इस तरीके से बच्चा ये सीटों का बंटवारा हो गया। अब उधर देखिए, जो 93 सदस्य या 93 सीट जो हैं, जो बच्चों देसी रियासतों के अंतर्गत थी, इनमें क्या हुआ, क्योंकि इनमें तो मेरे बच्चों चुनाव होना ही नहीं था, ये तो उनके प्रमुख के द्वारा डायरेक्ट चुने जाने थे, तो इनमें से कोई सदस्य नहीं आया। क्या हुआ, कोई सदस्य नहीं आया। मानी क्या रिजल्ट निकला, कोई सदस्य जब नहीं आया तो इसका मेरे बच्चों मतलब यही निकलता है कि देसी रियासतों ने अपने आप को संविधान सभा से अलग रखा। अभी इस समय तक देसी रियासतों ने स्वयं को संविधान सभा से अलग रखा, ठीक है, संविधान सभा से अलग रखा। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई अभी तक, इसके बाद आ जाएंगे, लेकिन अभी तक अलग रखा। तो देखो बच्चों, एक बात दिमाग में सोचना, ये सोचने वाली बातें हैं कि संविधान सभा में यहाँ हो रहा है चुनाव और यहाँ हो रहा मनोनयन, यानी हम कह सकते हैं कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत थी। बोलो, है ना, आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से मनोनीत थी। ये बात समझ में आ गई। एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से हटा देते हैं, दूसरा बनाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब इसको हटा के ख़त्म कर देते हैं। बच्चों, बातें कितनी समझ में आई ये हमको एक बार नीचे बताइएगा ज़रूर, है ना, क्योंकि इससे हमें भी तो पता चले कि हम जो है कितना ख़राब पढ़ा पाते हैं है ना। अभी बीच में कुछ लोगों ने जो है हमसे कमेंट भी किया, तो ये तो समाचार जैसा बोलते रह जाते हैं, बीच में कुछ बातें ही नहीं आती है। तो देखो बच्चा, हमको चूरन चटनी की बात आती नहीं है, और वैसे ना आपकी उम्र है चूरन चटनी की बातों वाली, और ना ही जो है समय है। तो सीधा टॉपिक, सीधा पढ़ो, इसको समझ लो, है ना। और बाकी बातों के लिए तो आपके पास फिर मोबाइल है, फिर लोग हैं, है ना, लगे रहो। अभी 2 महीने छोड़ देना, है ना, सीरियस लेना मेरी बात को। देखो, तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा, है ना, संविधान सभा आंशिक, एक तो आज लाइट बड़ा गड़बड़ कर रही है ना, आंशिक रूप से चुनी हुई व आंशिक रूप से मनोनीत थी, ठीक है, आंशिक रूप से क्या थी, मनोनीत थी। तो ये संविधान सभा चुनी हुई भी थी और मनोनीत। इस पर प्रश्न बन जाता कि संविधान सभा कैसी थी, चुनी हुई थी या मनोनीत थी या दोनों थी या कोई नहीं थी, तो दोनों थी, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि सबका सिस्टम बन गया। अब इसके बाद होना था बच्चों संविधान सभा का पहला बैठक, ठीक है ना। तो हमारा संविधान सभा में, अरे सॉरी जो चुनाव का हम डेट आपको बताना भूल गए हैं, ये लिख लीजिए कि ये जो 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था मेरे बच्चों, ये जुलाई 1946 में हुआ था। ये बात हम देखो फ्लो में आपको बताना भूल गए, जुलाई 1946 में ये चुनाव हुआ था, है ना। अब इसके बाद की कहानी देखिए, दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को ये सभी चुने हुए सदस्यों को जो है आमंत्रित किया गया संविधान सभा में। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, है ना, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अभी ये देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ है ना,
ये उससे पहले ही बैठक आरंभ हुई है, पहली बैठक हुई। अब जब संविधान सभा की बच्चों पहली बैठक हुई तो इसमें तुरंत के क्रियाकलापों के लिए कोई एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, फिर वही सारे सदस्यों को मेंटेन करके एक चुनाव करा के स्थायी सदस्य को चुनवाता है। तो इसके लिए इस प्रोसेस में क्या हुआ कि इसी डेट में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बच्चों ये चुने गए आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, है ना, लिखवा लो, ये बात परीक्षा में नहीं आएगी। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, है ना, क्योंकि ये बात बच्चा बिल्कुल कॉमन हो चुकी है ना। तो क्वेश्चन अपने दिमाग से सोचो कहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन बच्चा दो तरीके याद रखना, एक तो उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए पूछने का, दूसरी चीज़ वो कम से कम 60% से 70% ऐसे लोग हों जिनकी पहुंच से बाहर की चीज़ हो, तभी वो प्रश्न बनता है। कुछ तो ऐसे होते हैं सबको आते हैं, मैं वो वहाँ बात कर रहा हूँ जहाँ फाइट चालू होती है, तो वहाँ ऐसे प्रश्न बनते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या बने बच्चों? अस्थायी अध्यक्ष बने 9 दिसंबर 1946 को। तो इन्हें किस आधार पर बनाया गया था? देखो, इनको जो है वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया, वरिष्ठता के आधार पर बनाया, मतलब इनको ऐसे जो सबसे वरिष्ठ हैं उसी को बना दिया, वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया। अब यहाँ से बच्चों एक और बात आती है कि क्या हमने ऐसा चालू किया था कि हमारे यहाँ वरिष्ठता की ज़्यादा थोड़ा सम्मान होता है, तो हमने ऐसा नहीं किया था, हमसे पहले ऐसा होता था फ्रांस की पद्धति के अनुसार। ऐसा कहाँ होता था हमसे पहले? फ्रांस में। तो फ्रांस की पद्धति के अनुसार हमने सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को क्या कर दिया? अध्यक्ष बना दिया, अस्थायी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, सॉरी एक बात बच्चा देखो हम बताना भूल गए हैं ना इस सब जो है मीटिंग में कुल बच्चों 211 सदस्य, है ना, 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। अब देखो कुल थे 200 जो है 96, चुने हुए ही 296 थे, तो आए कितने? 211 सदस्य उपस्थित हुए। तो बाकी के कहाँ गए? तो देखो इस संविधान सभा में कुछ लोग नहीं आए थे, जैसे मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। तो बहिष्कार तो करेगी, 73 सीटें आई थी उसकी, है ना, कर कुछ पाती नहीं तो बहिष्कार ही करो, मतलब एकदम कतई नालायकपन की पार्टी थी ये। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और कहा कि हमको तो अलग पाकिस्तान चाहिए। बहिष्कार किया और क्या किया? पाकिस्तान की मांग चालू कर दी, और पाकिस्तान की मांग चालू कर दी। तो इसलिए ये नहीं आए, पाकिस्तान की मांग चालू कर दी तो इन्होंने छोड़ दिया। तो कुछ इधर के उधर के लोग मिलके कुल कितने आए? 211 सदस्य संविधान सभा में उपस्थित हुए। अब इसके बाद जो अगली मीटिंग हुई है ना, मैं यहाँ थोड़ी सी जगह में लिख दे रहा हूँ कि अगली जो मीटिंग हुई ये जो है 11 दिसंबर, है ना, 11 दिसंबर 1946 को ये बच्चा संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। और इस बैठक में डॉक्टर, थोड़ा सा बेटा समय लगेगा, है ना, इसको मैं रफ कर दूं एक बार, उसके बाद जो है मैं थोड़ी सी बातें हो रही है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया मैं एक बार, थोड़ा हटा और ये लो जो है स्क्रीनशॉट हो गया, है ना। अब देखो इसको हम रफ कर देते हैं कि जो है 9 के बाद 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, है ना। और इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। अब स्थायी कहो या अध्यक्ष कहो एक ही बात है, अध्यक्ष चुने गए। कैसे? ब्रैकेट में लिख देना, भूल जाओ, स्थायी, है ना। कैसे अध्यक्ष चुने गए बच्चों? स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए और इनके साथ 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए। पहले उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी,
है ना, पूरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, मौखिक जान लो। हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। दूसरे वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी। अब इनका भी जानने की आपके हो तो वेंगल तिरुमतिचारी कृष्णामाचारी, ऐसा कुछ नाम था इनका, है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं, यही नाम था। तो एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी ये दोनों क्या बनाए गए मेरे बच्चों, उपाध्यक्ष बनाए गए। तो यहाँ से जो है अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिए गए और यहाँ की कार्रवाई कंप्लीट हुई। इसके बाद अगला बैठक हुआ 13 दिसंबर को, और 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुआ तो यहाँ पर J.L. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आएगी कि इन्हीं ने क्यों किया, क्योंकि बच्चों जो अंतरिम सरकार थी उसके यही प्रमुख थे ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, सबको उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ के भी सुनाया गया और सबको जो है लिखित में कॉपी भी दिया गया, सबको समय भी दिया गया, है ना। अभी हम आपको आज नहीं अगले वीडियो में कल बताएंगे कि ये कब पास हुआ और कैसे पास होने के बाद या उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या चीज़ें लिखी थी, इन सब पे। ओवरऑल एक बात जान लीजिए कि उस समय संविधान सभा में एक गांधी जी तो अपवाद थे, बाकी ऐसी कोई बड़ी हस्ती नहीं थी जो संविधान सभा में शामिल न हो, है ना। अतः मुस्लिम लीग में तो कोई हस्ती थी ही नहीं, तो उनका छोड़ दो, है ना। बाकी इधर कोई हस्ती ऐसी नहीं थी जो संविधान सभा में ना शामिल हो। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को आ गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि ये कैसा है। अब आप देख लीजिए, यकीन मानिए मैं अपनी तरफ से 100% विशुद्ध कंटेंट आपको देने का प्रयास करूंगा। क्या है ना कि पढ़ाने में थोड़ा प्रवाह में खो जाता हूं, तो हो सकता है कोई एक पॉइंट आपका छूट जाए, तो जो छूट जाएगा निश्चित तौर पर मैं उसे अगले वीडियो में शामिल कर दूंगा, है ना। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है कि यहाँ पर पढ़ाते हुए प्रवाह में कई बार कोई चीज़ें खो गए, बातों में भूल गए, ऐसा नहीं, कई बार प्रवाह में अच्छी अच्छी चीज़ें और भी कई सारी आपको बता देते हैं, कई बार कोई पॉइंट रह भी जाता है, तो वो हम आपको जो है, क्योंकि हम स्वयं भी अपना पूरा वीडियो देखते हैं, तो आपको अगले वीडियो में ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने कम से कम 10 दोस्तों को शेयर करना अगर अच्छा लगा हो, और जो भी लोग इसमें जुड़ने के इच्छुक हैं उनको जोड़िए। और जो है बाकी सब ठीक ही है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।